नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज सुबह 11 बजे सचिवालय में चाय विकास बोर्ड की एक मीटिंग लेने वाले हैं, जिसमें राज्य में चाय बागानों के डेवलपमेंट पर चर्चा की जाएगी। गैरसैंण के पास पुराने चाय बागानों को डेवलप किया जाएगा। नवंबर में सीएम ने इन चाय बागानों का हवाई सर्वेक्षण किया था और चाय बागानों के विकास की बात भी कही थी। और आज ये बैठक होनी है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, आज 11 बजे सचिवालय में चाय विकास बोर्ड की ये मीटिंग रखी गई है। किस तरह से चाय बागानों को डेवलप किया जाएगा और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक इस मुद्दे को लेकर? उन्होंने जो पुराने बागान थे वहां पर उन्होंने सर्वेक्षण किया था, हवाई सर्वेक्षण। तब मुख्यमंत्री ने बात कही थी कि जिस तरह खेती के विकास की बात है या बड़े खेत, कई जगह खेती खत्म होती जा रही है, तो उस खेती को डेवलप करने के लिए चाय एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और जो पुराने बागान है या फिर जो नए कृषक हैं, नए किसान हैं, वो भी चाय की खेती कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके उसका टेम्परेचर कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर चाय की अच्छी खेती हो सकती है। तो मुख्यमंत्री का कहना था कि ये जो पुराने बागान है इनको सरकार रीडेवलप करेगी। तो आज चाय विकास बोर्ड की बैठक है और इस बोर्ड की बैठक में ये प्रस्ताव आ सकता है कि इन बागानों को किस तरीके से डेवलप किया जाए और क्या इसके नई प्लानिंग तैयार की जाए। बिल्कुल। और दीपांकर, एक चीज और है, जैसे कुछ जगहों पर, जैसे आपने बताया कि हवाई सर्वेक्षण किया और वहां पर ये चिन्हित किया है कि इन सब जगहों पर चाय की पैदावार अच्छी हो सकती है। क्या इसके अलावा भी कुछ और जगह ऐसी हो सकती है जिनको चिन्हित किया जाए और चाय की पैदावार के लिए यहाँ पर माकूल जो परिस्थितियां हैं वो हो, उसको लेकर भी किसी तरह की कोई चर्चा हो सकती है क्या? बिल्कुल, न सिर्फ गैरसैंण के उस आसपास के इलाके में जहां पुराने चाय बागान हैं, बल्कि इसके अलावा जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं, या फिर जहां पर भी चाय के लिए एक मुफीद टेम्परेचर है, जहां पर चाय पैदा हो सकती है, वहां पर किस तरीके से चाय को एक बढ़िया ऑप्शन बनाया जाए। क्योंकि असम जैसा स्टेट या फिर केरल में आप मुन्नार जैसी जगह पर जो देखें, जहां पर पहाड़ी इलाके और टेम्परेचर वहां पर बिल्कुल बेहतरीन होता है चाय की खेती के लिए, तो उत्तराखंड इस हिसाब से एक बेहतरीन राज्य है। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि चाय किसानों के लिए एक आय का अच्छा स्रोत हो सकती है, अगर इसे सही तरीके से डेवलप किया जाए, सही से पैदा किया जाए और एक अच्छा उत्पादन इसका हो तो। बिल्कुल, रोजी रोजगार के क्षेत्र में भी इसमें रोजगार मिल सकता है। एक अच्छा चाय जो बागान है यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है और इस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देहरादून से खबर लेते हैं। यहाँ पर दून रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्लान का प्रेजेंटेशन दिया गया है और रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सीएम से इस बात की मंजूरी मांगी है। 83.5 मीटर ऊंची बिल्डिंग के साथ डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है और अब जनवरी 2021 की दूसरी कैबिनेट में इस बात का प्रस्ताव लाया जाएगा। सीएम का कहना है कि फिक्स टाइम में क्वालिटी के साथ काम हो। स्टेशन और कमर्शियल डेवलपमेंट पर 525 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट का प्रेजेंटेशन है और काफी ज्यादा कह सकते हैं कि इसको लेकर प्लान तैयार किया गया है। जनवरी की दूसरी कैबिनेट में ये प्रस्ताव आने वाला है। दून रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। बताया गया कि कितनी बिल्डिंग है, किस तरह की चीजें बनकर तैयारी होगी। एक डीपीआर इस पर रखा गया है, डेवलपमेंट प्रेजेंटेशन है और सीएम से इस बात को लेकर मंजूरी मांगी गई है। और गन्ना किसानों के लिए सहायता जारी होने पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के लिए 3500 करोड़ की सहायता राशि की घोषणा की हुई है, जिससे साबित हो गया है कि सरकार किसानों के साथ है। सीएम ने ट्वीट किया कि इस कदम से 5 करोड़ गन्ना किसान और 5 लाख खेतिहर लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री जी का आभार। और किसान कानून के समर्थन में हरिद्वार में बुधवार को बीजेपी ने एक बड़ी रैली आयोजित की। रैली में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने संबोधित करना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो नहीं आ सके। बाद में सीएम ने रैली को वर्चुअली संबोधित किया। सीएम ने कहा कि किसान कानून उनके हित में है। विपक्षी पार्टियां किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, जिसके मंसूबे बीजेपी के कार्यकर्ता पूरा नहीं होने देंगे।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसान भ्रमित न हो। हम पूरी 100% ताकत के साथ हम अपने किसान के साथ खड़े हैं, उस जवान के साथ खड़े हैं जो खेतों में काम कर रहा है, उस मजदूर के साथ खड़े हैं जो खेतों में खड़े होकर के और धूप में बारिश में खेती का काम कर रहा है। ये सरकार उसके साथ में है। और कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड में दीनदयाल किसान कल्याण योजना किसानों प्रवासियों के लिए नई रोशनी साबित हो रही है। 2.5 साल में इस योजना से अभी तक 4.5 लाख किसान लोन ले चुके हैं, जबकि 57,000 आवेदन अभी वेटिंग में है। नवंबर 2017 में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीरसेण से दीनदयाल किसान कल्याण योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत किसान 2% ब्याज दर पर 1 लाख तक का लोन ले सकते थे। शुरुआती 1 साल में ही 80,000 किसानों ने योजना से लोन उठाया। सरकार ने फरवरी 2019 में इसे ब्याज मुक्त लोन में कन्वर्ट कर दिया। कोविड काल को देखते हुए इस साल जुलाई में ब्याज मुक्त लोन की सीमा बढ़ाकर 3 लाख करने के साथ ही इसमें प्रवासियों को भी शामिल कर लिया गया। नतीजा अभी तक 4.5 लाख किसान और 1700 सेल्फ हेल्प ग्रुपों को 2600 करोड़ के आसपास लोन बांटा जा चुका है। अच्छी बात यह है कि इसमें रिकवरी परसेंटेज भी अभी तक की योजनाओं से सबसे ज्यादा 60% है। तो सरकार की ये जो योजना है बहुत ही बढ़िया है और सभी लोग इससे प्रसन्नचित हैं और सरकार जो भी कार्य करे बहुत बढ़िया करे। ये जो लोन है वो आसानी से मिल जा रहा है? ये आसानी से सर, जिसमें कोई बड़ी मतलब जो भी किसान कोई परेशान नहीं हो रहा है। जो हमारे प्रवासी भाई बाहर से आए हैं तो हमारे सरकार का ये निर्देश है कि उनको 3 लाख रुपए की सहायता इस माध्यम से दी जाए ताकि वो अपना सुव्यवस्थित व्यवसाय करके ये महसूस करें कि हम सुरक्षित हैं। सरकार का दावा है कि वो करीब 70% किसानों को लोन का फायदा दे चुकी है। अब टारगेट मार्च तक 1 लाख और किसानों तक पहुंचने का है। उत्तराखंड को किसान को अब पहली बार सरकार ने इतना पैसा देने का निर्णय किया है। तो उसमें कोई 1.5 लाख भी लेता है, कोई 3 लाख भी लेता है, कोई 4 लाख रुपए भी लेता है। और जितने एलाइड विषय हैं, पहले हम किसान आधारित ऋण देते थे। अब अगर कोई ट्रैक्टर लेना चाहता है, मशीन लेना चाहता है, हल लेना चाहता है, उस पे भी ये ऋण दिया जा रहा है। सरकार के मुताबिक उत्तराखंड देश का अकेला ऐसा राज्य है जो अपने किसानों, कोरोना काल में काम धंधा छोड़ घरों को लौटे प्रवासियों को ब्याज मुक्त लोन दे रहा है। करीब 57,000 आवेदन बैंक के पास वेटिंग में पड़े हैं। खेती किसानी के अलावा एलाइड सेक्टर भी योजना से जुड़े जाने से बड़ी संख्या में लोग योजना का सीधा फायदा ले रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून में आज सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कोहरे का पहले ही पूर्वानुमान जताया था। देहरादून में 6 डिग्री तक तापमान गिर चुका है। तो लगातार पहाड़ों में ठंड बढ़ती जा रही है, बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में। और अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो देहरादून में आज सुबह से ही घना कोहरा है। और बातचीत करने के लिए भारती सिकलानी इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ गई हैं। भारती, ठंड अब पूरी शबाब पर है और देहरादून में आज सुबह से कोहरा छाया हुआ है। कब तक इस तरह से ठंड पड़ेगी? मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए, अगले कुछ दिन इसी तरीके से कोहरा छाया रहने वाला है नीलू, और ये पिछले 1-2 दिन से देखने को भी मिल रहा है। 9 बजे तक इसी तरीके का मौसम, इसी तरीके से कोहरा छाया रहता है। चाहे हरिद्वार की बात कर ली जाए, जिसकी तस्वीरें कल न्यूज़ 18 ने दिखाई भी थी, ऊधम सिंह नगर। आज के लिए कहा गया है कि पौड़ी के कुछ इलाके और नैनीताल, वहां पर भी इसी तरीके से कोहरा छाया रहेगा। साथ ही देहरादून तो है ही और हरिद्वार में भी, यानी कि 4 जिले खास तौर पर ये कहे गए हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल, जहां पर इसी तरीके का घना कोहरा छाया रहेगा। और वो दिखने को भी मिल रहा है सुबह से ही और शाम, सुबह शाम दोनों समय इसी तरह का मौसम जो है नीलू देखने को मिल रहा है और अगले कुछ दिन तक ये ऐसा ही चलने वाला। चलिए भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में घना कोहरा और तापमान भी 6 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है।
और 21 दिसंबर से राज्य विधानसभा का सत्र आयोजित होगा। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सुरक्षा संबंधी मीटिंग ली। मीटिंग में तय किया गया कि गैर सरकारी लोगों को परिसर में एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही मीडिया के भी एंट्री पर बैन होगा। विधायकों के गणन, पीएस को भी आने जाने की इजाजत नहीं होगी। विधानसभा के मंडप और दर्शक दीर्घा समेत जगहों पर 40 विधायक बैठेंगे, जबकि 30 विधायकों के लिए रूम नंबर 107 में व्यवस्था की जाएगी और ये दोनों जगह वर्चुअली जुड़ी रहेंगी। किसी भी दीर्घा के लिए प्रवेश पत्र की अनुमति नहीं होगी और जो हमारे गैर सरकारी लोग होंगे इस सत्र के दौरान उनको भी प्रवेश पत्र या उनका प्रवेश अलाउ नहीं किया जाएगा। कुमाऊं दौरे के बाद अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अब हरिद्वार और देहरादून के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। 18 दिसंबर को सिसोदिया हरिद्वार पहुंचेंगे और यहां गंगा आरती में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। वहीं 19 दिसंबर को सिसोदिया देहरादून जाएंगे, जहां पर शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही दून के 250 स्कूलों के प्रिंसिपल से बातचीत भी करेंगे। और वो ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का विज़न उत्तराखंड की एजुकेशन को लेके क्या है वो जान उस विषय पे, और साथ ही साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक आई है उसके ऊपर मनीष जी अपना की नोट एड्रेस देंगे। और खबर उत्तराखंड हाईकोर्ट से है, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.के. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कोलेजियम ने तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान को उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में अभी तक जस्टिस रवि एस. मलिमत कार्यवाहक चीफ जस्टिस के तौर पर कामकाज कर रहे थे। इसके अलावा कोलेजियम ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में तैनात न्यायाधीश सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। राज्य के करीब 11,000 अपात्र लोगों के खाते में 11 करोड़ की रकम डाल दी गई और जब इसका सत्यापन किया गया तो पता चला कि 11,000 अपात्रों के खाते में धनराशि डाली गई। ये लोग आयकर भी दे रहे थे और किसान सम्मान निधि का फायदा भी उठा रहे थे। तो वसूली कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ये पैसा हमारा काम केवल किसानों के नाम को अपलोड करना है। बाकी सारा का सारा पैसा भारत सरकार से ट्रांसफर होता है और रेवेन्यू का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें एक जांच के आदेश दे दिए गए थे और जांच के बाद इन सभी लोगों से वसूली की कार्रवाई की जा रही है। और हरिद्वार महाकुंभ को लेकर किन्नर अखाड़ा ने भी ताल ठोकी है। किन्नर अखाड़ा के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी से मुलाकात की और कुंभ को लेकर बातचीत की। वहीं आज सुबह 11 बजे लक्ष्मी त्रिपाठी हर की पैड़ी पर गंगा पूजन भी करेगी। महाकुंभ 2021 को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए गंगा घाटों पर घूमने वाले 100 से ज्यादा साधु वेशधारियों का सत्यापन अभियान चलाया गया और सत्यापन किया गया। कुंभ की सुरक्षा को लेकर प्रशासन खासा सतर्क दिखाई दे रहा है। आगामी कुंभ मेले के मद्देनजर उच्चाधिकारी गणों के आदेशानुसार ये घाट पर रह रहे साधु संतों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि ये सत्यापन के माध्यम से कि ये पूर्व में किसी आपराधिक कृत्य में तो लिप्त नहीं रहे हैं। और उत्तराखंड में कोरोना के 567 नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कोविड के कुल केसेस अब 84,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि एक्टिव केस 6,100 के पार पहुंच गए हैं। देहरादून में आज कोरोना के 194 केस सामने आए, जबकि नैनीताल में 123 नए मामले सामने आए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की लापरवाही छात्र हितों पर भारी पड़ रही है। यहां से 2019 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास किए कई छात्रों की मार्कशीट से मार्क्स गायब हो रहे हैं। दरअसल मार्कशीट प्रिंट करते समय जिस इंक का यूज किया गया था, उस इंक से प्रिंट किए गए शब्द अपने आप उड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ रहा है, जिसको लेकर NSUI के छात्रों ने बोर्ड के अधिकारियों का घेराव किया और छात्र हित में इन मार्कशीट को बिना शुल्क लिए बदलने की मांग की है। सर मैं अभी दिल्ली पुलिस में गया था ना, तो परसों दिल्ली पुलिस में तो वहाँ मेरे को बोला अपनी मार्कशीट दिखाओ,
मैंने 12th की मार्कशीट दिखाई तो उन्होंने बोला टेस्ट में तो नंबर ही नहीं है, तो ये तो आपकी फर्जी मार्कशीट है। और जब भर्ती लेने गए तो सब भर्ती में तो भगा दिया। और उधम सिंह नगर के जसपुर में एक कांग्रेसी नेता को अपनी फैक्ट्री के बिजली का बिल नहीं देना भारी पड़ गया। यहां पर एसडीएम के आदेश के बाद इस फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेसी नेता नौशाद सम्राट ने अपनी शमा टिम्बर प्लाईवुड फैक्ट्री का बिजली का 46 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया, जिसके चलते एसडीएम ने इस फैक्ट्री की कुर्की के आदेश तक दे दिए, जिसके तहत फैक्ट्री को सीज कर दिया है। ऐसा नहीं है, अमीन ने इसको आइडेंटिफाई किया है, साइटेशन इसको दिया पहले और इसी नाम से अमीन से पता करवाया। तो अमीन ने कहा कि ये स्थान है जिसमें हमने जो है इसको नोटिस भी चस्पा किया था और इसी की चीज किया गया। और रुद्रप्रयाग में चारधाम सड़क परियोजना के काम को लेकर हंगामा मच गया। कार्यदायी कंपनी आरजीबी के प्रोजेक्ट मैनेजर को स्थानीय लोगों ने बंधक बनाने की कोशिश की और इस दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर को मौके से भागना पड़ा और काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। शर्मा जी बोल रहे हैं कि आला अधिकारी, चाहे उच्च स्तरीय अधिकारी, चाहे जिलाधिकारी हो या संबंधित विभाग के अधिकारी हो, कोई कहना नहीं मान रहे हैं कि जैसे पोल संबंधित मामला, पेयजल संबंधित मामला, हमने उनको बिठाने की कोशिश की। हमने तो बंधक बनाने की कोशिश कर रहे थे। हम बिल्कुल हमने कहा बंधक बन के यहाँ पे रहिए हमारे पास और आप अधिकारी आएंगे और वार्ता करेंगे जिससे कि आपको भी सुविधा होगी। मेरे बूढ़े आदमी को, मेरे सीनियर सिटीजन को बदतमीजी की एक आदमी ने, वो मुझे बहुत घटिया की बात की लगी उसकी और उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनके गेस्ट में चाह रहा हूँ कि उनके FIR जो और कोर्ट में केस जाए। जो ऐसे बदतमीजी आदमी कर रहे हैं ये तो इकट्ठे होकर मेरे को बदनाम कर रहे हैं और कोई इसमें गलती। और साल 1971 में लड़े गए भारत पाकिस्तान युद्ध की बरसी पर बुधवार को इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को याद किया गया। लेकिन इस युद्ध के कुछ जाबाज सैन्य अधिकारी अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं, जिनके पास युद्ध का पूरा आंखों देखा हाल मौजूद है। ये सलामी और श्रद्धांजलि साल 1971 के उन जाबाज सैनिकों के नाम है जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, लेकिन दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के आगे अपनी नाक नहीं कटने दी। साल 1971 के युद्ध में भारतीय सैनिकों के साहस के आगे पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। भारत के ऐसे ही साहसिक जवानों से बनी गोरखा राइफल्स की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे 21 साल से सेकंड लेफ्टिनेंट MS चौहान। तो जम्मू कश्मीर के सबसे मुश्किल पुंछ जिले के गोलपुर सेक्टर में अपने 35 सैनिकों के साथ डटे रहे। इस टुकड़ी ने पाकिस्तान के 550 सिपाहियों के दांत खट्टे कर दिए थे और आखिरकार पाकिस्तानी सैनिकों को दुम दबाकर भागना पड़ा। दूसरा दिन भी इसी तरह से उन्होंने हमको घेरे रखा। 3 तारीख से 9 तारीख तक लगातार इतनी हैवी मात्रा में हमारे ऊपर गोला बारूद उन्होंने गिराया, यही सोच के कि हम इनको इसी तरह से ख़त्म कर देंगे। तब तक हमारी भी फ़ौज आ गई थी, रीइंफोर्समेंट आ गई थी चारों तरफ से। उन्होंने जब उनको घेरा तो वो धीरे धीरे करके विड्रॉ करते रहे और इस तरह ये ऑपरेशन एक, चाहे हम बहुत कम मात्रा में थे फिर भी हमने उनकी एक बटालियन जिसमें तकरीबन 600-700 लोगों ने 3 बारी में हमला किया। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद लगातार खबरों का सिलसिला जारी।